हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो पेपर है भारत का भूगोल, उसमें अपना एक टॉपिक है भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश है वो टॉपिक चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे थे दक्षिण का पठार। तो देखिए दक्षिण के पठार में हमने दक्षिण के पठार को दो भागों में बांटा है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार। फिर हमने ये जो प्रायद्वीपीय पर्वत है इनमें अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। और प्रायद्वीपीय जो पठार है उनमें हमने देखा कि दक्कन का पठार है उसको हमने दो भागों में बांटा है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। फिर मेघालय का पठार, कच्छ का पठार और छोटा नागपुर का पठार और मालवा का पठार और बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। इस प्रकार से हमने इनको पहले डिवाइड कर लिया था और इनको डिवाइड करने के बाद में हमने ये जो अपना प्रायद्वीपीय पर्वत है इसमें हमने अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वत, इन चारों पर्वतों के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज हम अपने जो भी बच गया पूर्वी घाट पर्वत और उसके अलावा ये सारी जो प्रायद्वीपीय पठार है उनके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है पूर्वी घाट पर्वत। तो देखिए हमने पहले पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो हम देखिए इसका विस्तार हम देखते हैं। तो ये जो पूर्वी घाट पर्वत है इसका विस्तार यहाँ पे जो गोदावरी नदी का मुहाना है, गोदावरी नदी का ये मुहाना है, यहाँ से लेकर मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक इस जो ये पूर्वी घाट पर्वत है इस पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। कहाँ से? गोदावरी नदी के मुहाने से लेकर पूरा पश्चिमी तट के सारे बिल्कुल भारत के दक्षिणतम बिंदु कुमारी अंतरीप तक इस पर्वत का विस्तार है। आगे हम इसका निर्माण देखें तो इसका जो इस पर्वत का जो निर्माण है वो है चार्नोकाइट एवं खंडोलाइट। चार्नोकाइट और खंडोलाइट, इन चट्टानों के द्वारा इसे ये जो पूर्वी घाट पर्वत है इस पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, कौन सी चट्टानों के द्वारा? चार्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानों के द्वारा इस पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं इसकी जो सर्वोच्च चोटी है। तो इस पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर इसकी जो अगली से 2 नंबर की जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। इस प्रकार से हमने ये जो पूर्वी घाट पर्वत है उसकी पहली सर्वोच्च चोटी है विशाखापट्टनम और दूसरी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। और इसका जो हमने विस्तार देखा तो इसका विस्तार है गोदावरी नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक यह पूर्वी घाट पर्वत फैला हुआ है। और इसका जो निर्माण है वो चार्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानों के द्वारा इस पर्वत का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपना ये प्रायद्वीपीय पठार को हम शुरू करते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार में अपना जो पहला पठार है दक्कन का पठार, इसको हम देखते हैं। तो देखिए जो दक्कन का पठार है इसका हम विस्तार देखें तो इसका विस्तार देखिए पश्चिम में इसका विस्तार हम देखते हैं तो कच्छ के रण तक इसका विस्तार है। कच्छ के रण तक इस पश्चिमी ये जो दक्कन का पठार है वो है। फिर यहाँ से लेकर पूर्व में हम देखते हैं तो अमरकंटक की पहाड़ी, पूर्व में अमरकंटक, और दक्षिण में हम देखें तो बेलगांव और दक्षिण पूर्व में हम देखें तो महेंद्रगिरी। इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में ये जो कौन सा पठार है वो फैला हुआ है दक्कन का पठार। ठीक है, फिर आगे हम इसकी जो निर्माण देखते हैं कि इसका जो निर्माण किस चट्टानों के द्वारा किया गया है। तो हम देखते हैं इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं यहाँ पे जो दक्कन का पठार है इस दक्कन का पठार का निर्माण जो अपने क्रिटेशियस से लेके इयोसीन काल तक जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई उस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो भी लावा का उद्भेदन हुआ उस लावा के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। तो यह बेसाल्ट लावा के द्वारा इसका निर्माण है, बेसाल्टिक लावा के द्वारा। ज्वालामुखी लावा के द्वारा इस मैदान का निर्माण, इस पठार का निर्माण
किया गया है। ठीक है, कौन सा पठार है ये? अपना दक्कन का पठार। और ज्वालामुखी क्रियाएं किस काल में हुई इस स्थान पर? इयोसीन से, क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल के बीच जो भी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, उन ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ और उससे जो लावा निकला, उस लावा के द्वारा इस मैदान का विस्तार किया गया है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो दक्कन का पठार है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है, एक है तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार, ठीक है, और दूसरा है कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार। अब ये जो तेलंगाना का पठार है यह गोदावरी नदी के द्वारा, देखो गोदावरी नदी यहाँ से निकल रही है, महाराष्ट्र के त्रियंबकम से गोदावरी नदी निकल रही है और इस गोदावरी नदी के द्वारा ये यहाँ पे बहती हुई इस प्रकार से जा रही है। और ये तेलंगाना का ये जो पठार है, इस पठार को ये नदी दो भागों में विभक्त कर रही है। ठीक है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांट रही है। एक है उत्तरी तेलंगाना और दूसरा है दक्षिणी तेलंगाना। अब देखिए जो उत्तरी तेलंगाना है यहाँ पे तो घने वनों का विस्तार है। ठीक है, और ये जो दक्षिण तेलंगाना है यहाँ पे जो नदियों के द्वारा बनाए गए जो उर्मिल मैदान है, ये जो उर्मिल मैदान हमें इस दक्षिण तेलंगाना के पठार में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अपना अगला है कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक के पठार को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है उत्तरी कर्नाटक का पठार और दूसरा है दक्षिणी कर्नाटक का पठार, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये जो उत्तरी क्षेत्र है, इसका जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें तो अपनी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ प्रभावित हो रही है। और ये दक्षिण कर्नाटक का पठार है, इसमें कावेरी नदी प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो अपना दक्कन का पठार है, तो हमने सबसे पहले दक्कन के पठार का हम विस्तार देखते हैं। तो ये जो पश्चिम में कच्छ के रण तक है, दक्षिण में है बेलगांव, उत्तर पूर्व में अमरकंटक और दक्षिण पूर्व में है अमरेंद्रगिरी की पहाड़ियों के मध्य यह जो दक्कन का पठार है यह फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे हमने इसके जो निर्माण के बारे में हमने देखा कि इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? ज्वालामुखी लावा के द्वारा। ठीक है, इयोसीन से लेकर क्रिटेशियस के मध्य जो लावा ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ उसमें लावा का निर्माण हुआ, उससे इस मैदान का विस्तार किया गया। फिर आगे हमने देखा कि ये जो तेलंगाना का जो ये दक्कन का जो पठार है दो भागों में बटा हुआ है। एक है तेलंगाना का पठार और एक है कर्नाटक का पठार। फिर हमने तेलंगाना के पठार को दो भागों में बांटा है, उत्तरी तेलंगाना पठार और दक्षिण तेलंगाना पठार। फिर उत्तरी तेलंगाना के पठार में तो घने वनों का विस्तार है और दक्षिणी तेलंगाना में क्या है? ये जो नदियों के द्वारा उर्मिल मैदान बनाए गए हैं वो हमें कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि ये कर्नाटक का जो पठार है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी कर्नाटक का पठार और एक है दक्षिणी कर्नाटक का पठार। तो उत्तरी कर्नाटक के पठार में तो क्या है कि अपने कृष्णा और ये तुंगभद्रा नदी है वो बह रही है, और दक्षिणी कर्नाटक का पठार है उसमें कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? कावेरी नदी। इस प्रकार से हमने ये जो अपना कर्नाटक का पठार है वो हमने पढ़ लिया। आगे हम चलते हैं और आगे हमारा मेघालय का जो पठार है उसके बारे में हम देखते हैं। कौन सा है अपना? मेघालय का पठार। तो देखिए मेघालय का पठार है, जो इस पठार मेघालय के पठार का विस्तार हम देखें तो उत्तर पूर्व में ये जो पूर्वोत्तर अपने क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, उन पूर्वोत्तर राज्यों में ये मेघालय का पठार यहाँ पे है, मेघालय का पठार। अब देखिए ये जो मेघालय का पठार था पूर्व में तो क्या था? एक ही था। ठीक है, एक ही जो छोटा नागपुर का जो पठार है पास में उसी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा इधर करते तो सही रहे, क्योंकि ये देख लो यहाँ पे इस क्षेत्र में। ठीक है, मेघालय का जो पठार है पूर्व में तो अपने इसके पास ही जो छोटा नागपुर का पठार है उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब बंगाली खाड़ी का निर्माण हुआ, बंगाल की खाड़ी के निर्माण के बाद मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार अलग अलग हो गया। वैसे तो ये एक ही पठार थे, लेकिन बंगाल की खाड़ी के उत्पन्न होने के बाद में या फिर बंगाल की खाड़ी के निर्माण के बाद ये दोनों पठार अलग अलग हो गए, इसीलिए इनमें कुछ दोनों में विविध समानताएं भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है,
इसका हम विस्तार देखते हुए इस विस्तार देखें तो इसका मेघालय के पठार का विस्तार अपने पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है। इन क्षेत्रों में पूरे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में इस पठार का विस्तार है। ठीक है, आगे हम देखें कि इसका जो निर्माण है, जो लावा निर्मित और ग्रेनाइट जो चट्टानें उनके द्वारा इसका निर्माण भी किया गया है। आगे हम देखें अपना जो कच्छ का रण है उसके बारे में हम देखें तो ये जो कच्छ का रण है इसका विस्तार ये जो गुजरात है इस क्षेत्र में, ये जो कच्छ का रण है इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो है गुजरात में आता है। और ये जो कच्छ का मैदान है वो भी पहले ये अपना ये जो इधर पर्वत है कौन सा, दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है उसी का एक भाग था। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, नदियों के प्रवाहित होने के बाद नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप किया गया उसके द्वारा ये अलग कर दिया गया। नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ यहाँ पे बह रही है उनके द्वारा इस मैदान को अलग कर दिया गया और ये इधर हो गया कच्छ का रण और उधर हो गया अपना दक्कन का पठार। फिर ये जो कच्छ का रण है वो मुख्यतः गुजरात में फैला हुआ है और इस कच्छ के मैदान में कोई अनेक नदियाँ भी प्रवाहित हो रही है, जैसे है नर्मदा, ताप्ती, और उधर हम देखें तो लूणी नदी है वो कच्छ के रण में आके गिर रही है। ठीक है, इस प्रकार से साबरमती है जो गुजरात में भी प्रवाहित होती हुई यहाँ पे गिर रही है। इस प्रकार से अनेक नदियाँ भी इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और आगे हम देखें अपना जो कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। देखिए जो छोटा नागपुर का पठार है उसका विस्तार हम देखें तो भारत के मध्य में, लगभग भारत के मध्य में झारखंड है। ठीक है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है। हाँ ठीक है, इन प्रदेशों में, इन राज्यों में इस छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है। इसका हम निर्माण देखें तो इसका निर्माण भी लावा के निक्षेप से हुआ है और ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ये कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। आप देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये जो भारत का हृदय स्थल, खनिजों का भंडार है, खनिजों का भंडार हम इस पठार को ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिजों को उत्पादित किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, खनन किया जाता है। जैसे देख लीजिए कोयला है तो यहाँ पे कोयला की प्रमुख जो खानें हैं, झरिया की खान है। ठीक है, रानीगंज है, झरिया है, ये कोयले की जो मुख्य खानें वो इसी क्षेत्र में मिलती है। इसके अलावा लोहा अयस्क की खानें, लोहा अयस्क की जो बोलाडीला की खान है, विश्व प्रसिद्ध बोलाडीला की खान जो भारत के छोटा नागपुर के पठार में है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से अनेक खनिजों का भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से इस पठार को खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न पठार माना जाता है और यहाँ से अनेक नदियाँ भी प्रवाहित हो रही है, जैसे माई, जैसे चंबल है वो माँ दामोदर नदी घाटी है तो ये दामोदर जो नदी है वो इस पठार से ही निकलती है और इसके अलावा अन्य इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी यहाँ से निकल रही है। इस प्रकार से ये जो छोटा नागपुर का पठार है वो आर्थिक दृष्टि से हम देखो सर्व से सबसे संपन्न पठार है, आर्थिक दृष्टि से वो ये पठार ही है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अपना मालवा का पठार। तो मालवा का पठार का विस्तार हम देखें तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो भी गुजरात में ही है। गुजरात में इसका जो मुख्य क्षेत्र है कौन सा, मालवा का पठार, मालवा का पठार। फिर इसका भी जो निर्माण है, जो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो लावा और फिर बेसाल्टिक लावा का जो निर्माण होता है उसी के द्वारा ही से मालवा के पठार का निर्माण किया गया है और इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो गुजरात में है और इसका कुछ अंश राजस्थान में भी इसका अंश पाया जाता है। जो दक्षिणी राजस्थान है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, इन क्षेत्रों में भी मालवा के पठार का विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर अपना अगला जो पठार है बुंदेलखंड का पठार। तो देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है वो इसके कुछ पश्चिम में, यहाँ पे हम देखते हैं इसके पश्चिम में बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारों का विस्तार है। बुंदेलखंड है और इसी के पास में है बघेलखंड। बघेलखंड जो इसका जो क्षेत्र है तो हम देख थोड़ा उत्तर प्रदेश में और फिर थोड़ा कुछ मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार फैला हुआ है। और आगे हम देखें कि इसका जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के द्वारा, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के द्वारा इस जो बघेलखंड का ये पठार, इस पठार का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने ये जो अपने दक्षिण का जो पठार है उसके जो भी हमने पाठ किए थे, प्रायद्वीपीय पर्वत के रूप में हमने बांटा था और प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी हमने बांटा था और इन सभी के जो भाग हमने किए थे पठार, ये जो चारों पर्वत है और ये सभी जो
पठारी भाग हमने बनाए थे, उन सभी का विस्तार हमने डिटेल से कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। और आने वाली वीडियो में हम अपना जो अगला भौतिक प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।